नई भर्तियां हैं उसमें नियम है जो सीसीएच वाला, जो सीएचओ में, तो उसके लिए भागदौड़ चल रही है, सभी काम करने पड़ते हैं, आप सभी को पता है। तो सीएचओ के जो जितने साथी, सबसे पहले तो सीएचओ के मुद्दे पे आ जाते हैं। अब फर्स्ट मुद्दा है हमारा सीएचओ का। तो साथियों सारे मुद्दों पे लाइन वाइज आपको बताऊंगा जो बातें हुई है हमारी, और इन दिनों में जो जो काम हुए हैं, क्योंकि मैं लाइव नहीं आया, लाइव आके नहीं बताया, मैंने भाषणों में जरूर बोला है वहां पे जा जाके, लेकिन लाइव में अब तक ढंग से नहीं बोला है मैंने सारी चीजें। तो फर्स्ट चीज मैं बता दूं आपको, मेरे सीएचओ साथियों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संदेश है। पॉजिटिव संदेश यानी कि हमारे काफी हद तक एक पॉजिटिविटी बनी है। जो कुछ साथी लोग बार बार मांग कर रहे थे, आप साथियों ने तो बाद में मांग की थी, पहले मैंने मांग कर दी थी। मैंने बताया था कि पेपर जो है परीक्षा में सीएचओ के जितने भी चयनित अभ्यर्थी है जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, उनकी अभी परीक्षा होनी है। तो 13 से 15 फरवरी के आसपास मैंने शुरू से ही डेट बताई है, 10 से 20 फरवरी के बीच में आप लोगों की एग्जाम्स हो जाएंगी, दोनों तीनों जो भी है फटाफट। तो साथियों आपको प्रैक्टिकल से लेकर और सारी चीजें हैं। तो साथियों उस परीक्षा के दौरान जो पैटर्न है, हमारी आज मुख्य मांग यही थी, आज भी और कल भी, जब आरयूएचएस थे हम लोग, रजिस्ट्रार साहब से भी मिले थे, तब भी यही थी कि अगले सप्ताह में हर हाल में परीक्षा का पैटर्न जारी हो। क्योंकि परीक्षा किस पैटर्न से होगी, हिंदी इंग्लिश पैटर्न से होगी, ऑब्जेक्टिव से होगी, वो किस पैटर्न से होगी। तो पहले बीच में 2 अधिकारी आरयूएचएस के अड़े हुए थे, आप सभी को पता है। उसमें 2 अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लोग कह रहे थे, बोले स्टैंडर्ड डाउन होता है अगर और किसी भाषा में होता है या ऑब्जेक्टिव होता है तो स्टैंडर्ड डाउन होता है आरयूएचएस का। तो मैंने साफ कह भी दिया था उनको कि अगर आपका स्टैंडर्ड हिंदी भाषा से डाउन होता है तो आप कह दीजिए मातृभाषा का अपमान कर रहे हैं आप, कहने का मतलब ये हो गया है। मतलब हिंदी भाषा से अगर इसका स्टैंडर्ड डाउन होता है आरयूएचएस का, तो इसका मतलब तो आप से ढंग से बात करनी पड़ेगी तरीके। तो वो फिर बात पे दूसरी पे आ गए। मैंने कहा जब चयन प्रक्रिया के दौरान हिंदी में ऑब्जेक्टिव टाइप आपने पेपर रखा, तब आपकी स्टैंडर्ड कहां चला गया था। विभाग आपसे ऊपर होता है, आरयूएचएस उससे नीचे है। तो जब आपके ऊपर वाले उस चीज को स्टैंडर्ड मान रहे हैं तो क्या दिक्कत है। दूसरी चीज, सारी चीजें हमने बता दी थी उसके अंदर कि भाई ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है इग्नू का पूरा पैटर्न। वो उन्होंने कहा कि कोविड में इस बार इग्नू में करवाया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी हमेशा सब्जेक्टिव होता है। तो हमने ये भी रखा कि भाई और इस बार अभी क्या कोविड चला गया है, अभी ओमिक्रॉन भी की भी तैयारी होगी। सारी तरह से राजस्थान ही नहीं, पूरे देश पे अभी भी संकट है, बादल मंडरा रहे हैं। तो तुरंत प्रभाव से ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। हमारी बेस्ट मांग तो ऑब्जेक्टिव की थी साथियों। लेकिन एक छोटी सी चीज ये भी है कि इसमें हिंदी के हिसाब से हमने जैसे मराठी और इंग्लिश भाषा में दोनों भाषाओं का भी एक परफॉर्मा उसके अंदर दिया है पूरा। इनको की भी गुजरात में मराठी और इंग्लिश भाषा दोनों में मिक्सअप में हुआ था। तो पूरी चीजें हमने इनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये कहा, इतने दिन मैंने स्टडी मटेरियल की मांग नहीं की, लेकिन ठीक है वो नहीं की, क्यों नहीं की आप सभी को पता है। अब मैंने साफ सीधा एक ही बात कही है कि भाई स्टडी मटेरियल आप लोगों ने इतने दिन नहीं दिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई आपने बच्चों ने पढ़ा के आप सभी को पता है, तो क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग। गाइडलाइन कैसे जारी की आप लोगों ने, कब आपने ब्रिज कोर्स चालू कर दिया, कुछ भी पता नहीं लगने दिया ढंग से, कोई प्रॉपर तरीके से। कॉलेजेस में स्टाफ का भी आपको पता है। तो हालात बहुत खराब है। तो स्टडी मटेरियल नहीं आया, तो कम से कम आपसे निवेदन है कि भाई इतना लेट होने की बजाय उनको फायदा दिया जाए, उनका हिंदी इंग्लिश या ऑब्जेक्टिव में किया जाए। और हिंदी इंग्लिश का साथियों पैटर्न तय हो गया है लगभग, ये तो हम लोगों ने तय करवा लिया था, लेकिन पहले भी 2 लोग इस पे अड़े हुए थे। लेकिन अब लगभग शुक्रवार को फाइनल हो गया है। हिंदी इंग्लिश का तो तय हो गया है साथियों। हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्सअप करके भी आप लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये एक तरीके से लगभग तय अपन ने करवा लिया है। दूसरा साथियों, ऑब्जेक्टिव का प्रयास हमारा जारी है। सोमवार मंगलवार तक उसका भी डिसीजन आ जाएगा। अगर हो जाए तो 100% की कोशिश करेंगे। पहले तो आप लोगों की सिर्फ हिंदी इंग्लिश की डिमांड थी साथियों, और फिर ऑब्जेक्टिव की आ गई अभी थोड़े दिन पहले से। तो प्रयास तो मेरा यही है कि ऑब्जेक्टिव भी कराऊं, मैं तो यही कोशिश करता हूं। लेकिन एक मुद्दे में हमारी जीत हो गई है एक तरीके से, और हिंदी इंग्लिश में दोनों में कॉमन में भाषाओं में इसका जो परीक्षा है पैटर्न रहेगा, ऐसा लगभग तय हो गया। रजिस्ट्रार साहब ने भी सहमति दे दी है, और वहां पे भी एनएचएम में पहले ही हमने सहमति करवा ली थी। एसएनओ साहब से भी बात हो गई थी, और ऊपर जो एमडी मैम और पीडी सर हैं उन्होंने भी इसको तय कर दिया था। तो साथियों बड़ी जीत अपनी हुई है। उसमें यह है कि भी मंत्री जी से भी अपन ने कहलवा दिया आज
दूसरा चीज है 10,000 वाले इश्यू में। तो 10,000 वाले इश्यू में आप सभी को पता है कि भाई 10,000 रुपए प्रति माह का मामला ये था कि भाई बसेस का तो ये था कि बसेस जिस जिस हिसाब से भाई कॉलेजेस दे रही हैं तो कॉलेजेस को दिया जाएगा, ये तो देखो सीधी सी बात है। लेकिन 2 महीने 3 महीने का तो टोटल है इसमें। उसमें भी ये था कि भाई हमने ये रखा कि जिन जिन कॉलेजेस ने बस से नहीं अवेलेबल कराई और बच्चे अप डाउन कर रहे हैं तो कम से कम उन बसेस उन कॉलेजेस का मैं आपको नाम दे दूंगा, आप उनसे पता करिए और वो उनको बच्चों को दे दिए जाए जो सीएचओ चयनित है हमारे, उनको दे दिए जाए क्योंकि वो खुद अप डाउन कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हैं तो राज्य सरकार दे दे अपनी तरफ से जो बजट आया हुआ 1,04,000, उसके अलावा भाई सरकार को और बढ़ा देना चाहिए बजट। अगर प्राइवेट कॉलेजों को वो लोग देना ही चाह रहे हैं तो आप अपने पास से दो ना। ये 1,04,000 में से आप क्यों ज्यादा देख रहे हो, ज्यादा आशाएं इधर ही क्यों देखते हो आप। साथियों, सेकंड चीज, साफ साफ मैंने कह दिया 10,000 वाले इश्यू में कि भाई जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। लेकिन ये इन्होंने प्राइवेट कॉलेज के लिए तो कमेटी बनाई दी है, गवर्नमेंट का अपन कैसे भी करके छीन लाए थे और वो सिस्टम अभी बजट आरयूएचएस को भेज दिया गया है। आरयूएचएस में मिलके भी आ गए, जल्दी इस सप्ताह में लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो बजट सभी का रिलीज कर दिया जाएगा। और प्राइवेट के लिए तो कल हालांकि वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास ऊपर से कोई डिसीजन नहीं आ रहा है कमेटी का, तो आरयूएचएस और जो एनएचएम का जो कॉम्बिनेशन है वो भी ढंग से नहीं बैठ पाया अभी तक ढंग से इस मामले में, तो वो भी बैठना जरूरी है। साथियों, जब ब्रिज कोर्स शुरू करवाना ही बहुत बड़ी बात था, 7810 पदों पे आपको पता है बहुत मुश्किल से ब्रिज कोर्स शुरू करवाया था क्योंकि 7810 में आज तक तो इंडिया के इतिहास में कहीं 7800 लोगों ने 7800 तो नहीं लेकिन चलो 6400 के लगभग साथी लोग कर रहे हैं और कुछ लोग अभी रह रहे हैं, उसमें वेटिंग आएंगी, वो कुल मिला के ये एक साथ सा ही होगा, थोड़ा सा ये बैच जरूर एक दूसरा हो जाएगा वेटिंग वाला। लेकिन साथियों, जो 25 साथी जो एब्सेंट शो कर दिए गए थे प्रेजेंट रहते हुए, उनका मैं स्पेशल बोल देता हूं आज। उनके लिए मैंने स्पेशल बात की है मंत्री जी से आज वापस, और पहले भी की थी 3 दिन पहले भी। साथियों, उनके लिए स्पष्ट रूप से फोन भी करवाए थे, हम एमडी साहब से भी मिल लिए थे। लेकिन एमडी मैडम क्या है, बाहर थी, अभी दिल्ली भी चली गई थी बीच में, बाहर अप डाउन चल रहा है उनका, चिरंजीवी योजना भी उन्हीं के पास है, 2-2 चार्ज उनके पास है, तो इस वजह से वो टाइम नहीं दे पाती, ना मिल पाती है ढंग से किसी से, और जब मिलते हैं तो भी ढंग से बातें नहीं हो पाती है। लोगों को ज्यादातर जो मिलने जा रहे हैं उनको बेचारों को परेशान ही किया जा रहा है, उनको धमकियां दे दी जाती है, कभी कोई को परेशान कर दिया जाता है, तो ये बहुत गलत है। मैं मिलने जाता हूं तो मेरे को दो ना धमकी, दम है तो आप लोगों में। तो साथियों, आप चिंता मत करो, आपका भाई आपके लिए सारे समाधान करवा रहा है। जाते ही सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप पोस्टेड कहां हो, ये पूछना क्या जरूरी है आप लोगों के लिए। आप सीएचओ है या कोई और कर्मचारी है तो उनसे आप लोग ये पूछते हो कि भाई कहां पोस्टेड हो, ये चीज कहां का न्याय है, आप लोग ये बताइए। अच्छा, आप ड्यूटी करके आ गए या नहीं करके आए, ये चीजें पूछना आप लोग, हम तो छुट्टी लेंगे, हमारे तो लोग कुछ भी करेंगे, ये चीजें उनसे पूछी जाती हैं, तो वो डराने का एक तरीके से प्रयास होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए साथियों। और जो 1-2 साथी वो लोग भी हैं जो 1-2 लोग यूनियन करते हैं, वो लोग तो अंदर वार्ता में नहीं जाते हैं, कभी आज तक एक बार चले गए उसके बाद से कभी वार्ता में नहीं घुसे जिंदगी में। आप लोग यूनियन की लीडरशिप भी करना चाहते हो, कुछ और भी करना चाहते हो, और आपसे वार्ताओं में जाने में भी डर लगता है, तो ये तो गलत है ना आप लोगों का। हर आदमी एक्टिव है राजस्थान का। साथियों, हम आपके कोई खिलाफ नहीं है, आप हमारे भाई हो, अलग नहीं हो, लेकिन इस चीज को पूरे प्रॉपर तरीके से यार इनको परमानेंट हो जाने दो। जब सीएचओ में वर्ड लेके आए हूं, पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग लेके आए हैं, तो इसको परमानेंट भी हम ही कराएंगे। आप टेंशन मत लो इतनी ज्यादा, आप लोगों को इतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंता हमें आपसे 100 गुना ज्यादा है। जब वर्ड लेके आए हैं तो इसको इंप्लीमेंट भी हम करेंगे, और पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया है तो इसको परमानेंट भी हम करेंगे, रेगुलराइज भी हम लोग करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूं खूब। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो ये 2-4 तो मेरे को 100% लग रहा है कि ये पास ही नहीं होते लग रहे हैं, जो ये ज्यादा कर रहे हैं ना, ये तो 100% ही पास नहीं, 2-3 लोग हैं सिर्फ। और साथियों, अब आप मैं अगली बात पे आ जाता हूं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला मैंने बता दिया, 10,000 वाले मैटर में बहुत जल्द समाधान होगा, जो कमेटी है उसमें चल रहा है, और मैं तो चाहता हूं कि एक बार ये थोड़ा सा धीरे धीरे चलता ही रहे। इतने में इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स भी चले जाएंगे बहुत तरीके से, सारे से 1 महीना बचा है लास्ट, और जब इतने दिन इंतजार किया है तो जल्दी हम लोग हर चीज के, आप मेरी रणनीति भी समझ गए होंगे बहुत जल्द, और कहां कैसे कॉलेजेस दबा रही थी, क्या दिक्कत थी। ज्यादातर कॉलेजेस तो 80% कॉलेजेस तो दबा ही नहीं रही हैं, वो तो उन्होंने तो कह दिया हम तो दे देंगे जो चयनित सीएचओ उन्हीं को, लगभग से बात भी हो गई मेरी, सब तैयार है। लगभग से कोई 10% 20% कॉलेजेस ऐसी है राजस्थान में जो चला के तंग कर रही है हमारे अभ्यर्थियों को, तो वो भी कर रही थी। कभी जो कर रहा है तो मेरे को फोन नंबर भेजो
या प्रिंसिपल के सबके मेरे पास है फोन नंबर, आप तो सिर्फ मुझे बता दो कि इस कॉलेज में ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उनको फोन करके, मैंने किए भी है, जिसने भी मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया ना, तो मैंने उनके लिए सीधा फोन कर दिया प्रिंसिपल को, और बाद में उनको तंग भी नहीं किया गया, उनका समाधान भी हो गया साथियों। तो साथियों बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आपको बताएं फोन करके कि हमने किस किस को फोन कर दिया, लगभग को तो मैं बता ही देता हूं कि भाई ये फोन हो गया है और आप जाके मिल लेना प्रिंसिपल साहब से, सबको पता है इस बात का। कम से कम 25 से 30 कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को मैं फोन कर चुका हूं, सभी को पता है, और इतना ही सीएमएचओ और बीसीएमएचओ तक कर चुका हूं। तो साथियों इसके अलावा जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से, एक सबसे बड़ी हमने प्रॉपर तरीके से जो मांग अभी रखी है वो होम टाउन की रखी है। जब ज्वाइनिंग का समय आएगा अभी, तो मार्च में जो ज्वाइनिंग मिलेगी तो होम टाउन में रखनी चाहिए। आज मंत्री जी से हमने यही गुजारिश की है कि सभी को चाहे मेरिट आधार पे करो, लेकिन ज्यादातर कोशिश रहे, क्योंकि सब सेंटर सारे खाली पड़े हैं और सभी सब सेंटर्स में जो होम टाउन जो है वो उनको मिले, आसपास का एरिया मिले, वो अच्छे से सेवाएं भी दे पाएंगे, क्योंकि 40,000 रुपए 25,000 प्लस इंसेंटिव, तो इस समय ठीक है वो होम टाउन में रहेंगे तो अच्छे से उनका खर्चा भी चल जाएगा और प्रॉपर तरीके से वो काम भी कर पाएंगे। क्योंकि पहले भी इनको हर कहीं फेंक दिया गया था, तो ये गलत किया था। पहले 332 लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई उसमें भी बेचारों को हर कहीं फेंक दिया, किसी को कहीं, किसी को कहीं, जैसलमेर वाले को अलवर, अलवर वाले को गंगानगर वाले को भरतपुर, इस तरीके से उल्टा सीधा किया, तो ये बहुत गलत किया। तो फिर ये तरीके ये क्यों किए जाते हैं ये भी आप सभी को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो पोस्टिंग जो है वो तरीके से हो, सरकार करे, इनकी ज्यादा बेहतर रहेगी। हर चीज में यही नहीं है कि पैसे की अहमियत नहीं होती। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा निवेदन है कि हमारे जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सभी का, ये सारे सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, इन सभी का साथ दें। तीसरी चीज, जो 25 लोग एब्सेंट चल रहे थे, एब्सेंट शो कर दिया गया था और प्रेजेंट का मामला था, उसमें अभी संख्या लगभग 19 हो गई है, क्योंकि 3 लोग हैं उनके अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे। उसमें एक गुड़िया के आगे 20 हो गए, लगभग 20 लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ गए। 2 लोगों के अब तक भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए थे 25 में से, क्योंकि 2-3 तो वैसे फर्जी निकल गए थे, 2 लोग तो, और 2 या 3 लोग तो, और बाकी 2 लोग और बच गए जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बात हो गई, आज फाइनल बात हो गई है, और मैंने इनको तरीका भी बता दिया है। एग्जाम आप सभी जो 19 से 20 लोग हैं उनकी एग्जाम तो इन्हीं सीएचओ जो साथी है, चयनित साथी है, इन्हीं के साथ करवाई जाएगी। प्लस जो प्रैक्टिकल ड्यूटीज है वो बाद में, चाहे 10-5 दिन 15 दिन, जब तक रिजल्ट आएगा इतने दिन में आपके वो आवर्स पूरे करने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी काम हो आप लोगों का। ज्यादातर का कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कैसे भी करके आप लोगों का समाधान हो जाए, आपका बैच अलग से बना के और जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन उस 19 से 20 लोगों के अंदर 12 लोगों के लगभग ऐसे हैं, 12 से 13 लोग जो NIOS के थे, जिनका जो साथी लोग थे उनका भी मैंने जुड़वाने के लिए बात कर लिया इसी बैच में, कि भाई जो जिनके जैसे मान्य नहीं किए गए CCH, जैसे NIOS के थे, या एक संस्थान था, सेवा संस्थान, भारत सेवा संस्थान था, ऐसे जिनके CCH वहां से करे हुए थे वो मान्य नहीं किए गए, और ना उन्होंने कहीं फिर ज्वाइनिंग में भी दिक्कत आई, तो उनके फिर ज्वाइन तो उन्होंने कर रखा था हालांकि, लेकिन उनका CCH जो है वो मान्य नहीं किया गया था। तो उन लोगों ने क्या ब्रिज कोर्स के लिए कॉलेज अलॉट नहीं हो पाई थी 12-13 लोगों को, वो भी उस 19-20 साथियों के साथ जोड़ दिया है, और पूरा बैच इसी अगले सप्ताह में चालू हो जाएगा। और 1 जनवरी से तो फाइनल है ही चालू होना, कोशिश है उससे पहले हो जाए, लेकिन 1 जनवरी का डिसीजन हो गया लगभग। और आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मैं दे देता हूं, और आप लोगों को ज्वाइनिंग भी इन्हीं के साथ दिलवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मंत्री जी से बात हो गई ढंग से, और भी बड़े मुद्दों पे, बड़े स्तर पे मंत्री जी से लगातार बात हुई है हमारी साथियों। इसके बाद जो 59 साथी है मेरे, जो बहुत परेशान है, राम प्रकाश वगैरह, रोज मेरे छोटे भाई है जित्तू वगैरह, सभी लोग जो भागदौड़ कर रहे थे, कब उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी, उनकी फाइल मंत्री जी के चेंज हो गए, कभी PD चेंज हो गए, कभी MD चेंज हो गए, कभी उनको सबसे ज्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ा, इन सभी को ही करना पड़ा है हालांकि। तो उन 59 साथियों के लिए मैंने साफ कह दिया है, 59 प्लस ये 25, 19-20 ये और 12-13 वो, तो इन सबको देखो, मैं सरकार को साफ कह दिया, मैं सबको लेके बैठूंगा, महापड़ाव पे बैठूंगा, और मैं बैठूंगा तो फिर मैं फिर करवा के उठूंगा। इससे अच्छा है कि आप प्यार से कर दें, तरीके से कर दें, और इस सप्ताह में उनकी हर हाल में लिस्ट जारी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। साफ उन्होंने आज मंत्री जी ने कह दिया है कि हम कर देंगे, किसी भी हाल में कर देंगे। मैंने तो साफ चेतावनी भी दे दी है कि अगर इन 59 लोगों को ज्वाइनिंग अभी नहीं दी तो हम परमानेंट बैठ रहे हैं अगले सोमवार से, इस अगले वीक में सोमवार भी नहीं देखेंगे, बृहस्पतिवार शुक्रवार तक ही बैठ जाएंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग क्या 2 का कोटा का, और 2 के आसपास 1, 2, 3, 4 के आसपास शायद ये 2-3 दिन हमारे प्रोग्राम रहेंगे, कोटा का, इधर का, आसपास का, जब भी रहते हैं। अभी डेट डिसाइडेड नहीं है पूरी तरह से,
डेट डिसाइडेड होते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। डिसाइडेड ही है लगभग, तो हमारा जाना ही है, तय है। सभी जगह क्रांति मार्च चलेगा और उसी क्रांति मार्च से आज सीआईडी से इंफॉर्मेशन आ रही है, सीएम हाउस तक जा रही है, यहाँ डीजी साहब तक आ रही है कि भाई ये क्या चल रहा है पूरे राजस्थान में। ये हर जगह पे साफ कह दिया मैंने कि पूरे राजस्थान में जो क्रांति मार्च है इसको एकजुट करके सभी जिलों को फिर एक जयपुर में महारैला किया जाएगा और वो ऐसा रैला होगा कि राजस्थान सरकार नहीं पूरे भारत सरकार तक इसका संदेश जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, और उसकी बदौलत, इस क्रांति मार्च की बदौलत आपकी इतनी मांगे पूरी होंगी, मैं गारंटी देता हूं। हमारा ये नियम नहीं है, सिस्टम नहीं है कि 20-30 आदमी बैठ गए धरने पे, 50 आदमी बैठ गए, पड़े 50 दिन तक पड़े हम लोग वहीं पे दरिया बिछा के और बस हमारा चल रहा है। कभी किसी से कोई हमसे वार्ता नहीं कर रहा, जबरदस्ती हम कोशिश करते हैं कि यार कोई वार्ता नहीं कर रहा तो कैसे जैसे करके सिस्टम तो बिठाओ अब, तो फिर उसमें समझौता कर लेते हैं वो लोग। तो इस तरह का अपना सिस्टम नहीं है, अपना तो सीधा अटैक होता है और इतना खतरनाक अटैक होता है। जो भी आज तक हुआ है अपनी मांगे पूरी होती है और सरकार वैसे भी हमारी मांग पूरी करती है, क्योंकि सरकार को पता है हमारे दम का, हमारी औकात का पता है, उनको पता है कि इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमारे तो आंदोलनों से धरनों से नहीं होता है, हमारी रणनीति से होता है और हमारे अटैक से होता है। हम तो दूसरे तरीके से भी इलाज करना जानते हैं, क्योंकि पहले भी मंत्री कई पिट चुके हैं, पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता है किस तरीके। तो ये नहीं है कि सब पता है उनको कि हम जेल जाने से भी नहीं डरते किसी भी तरीके। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, नहीं तो अगली बार वो मंत्री चुनाव ही नहीं जीत के आते। तो साथियों आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें। इसके बाद जो साथी है, जो स्पोर्ट्स और वेटिंग के साथी है, जो सबसे मेन वेटिंग वाले साथियों को अपन लोगों को 1 से 3 का टाइम दिया था, नए पीडी साहब आए थे। एक सबसे बड़ी समस्या और आ रही है साथियों, 1 तारीख से पहले हो सकता है कि आईएएस के ट्रांसफर की लिस्ट आने की संभावना हो सकती है। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, श्योर तो नहीं हूं इस बारे में, क्योंकि 1 तारीख को वैभव गलेरिया जी का भी प्रमोशन होगा। तो वैभव गलेरिया जी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, तो कई फाइलें फिर से अटकने के चांसेस हो जाएंगे साथियों, और उनका प्रमोशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि उसके आसपास ऐसा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुछ आईएएस की वापस ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। और जैसे हेल्थ सेक्रेटरी जो प्रमोशन होके, और अब देखते हैं क्या हो, ऊपर अपने एसीएस बने क्या हो, और आगे अपग्रेड तो होंगे ही। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश है कि 1 से पहले कुछ फाइलें निपटाएं, और 1-2 के आसपास तो फिर ढंग से काम ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नया हेल्थ सेक्रेटरी भी आ सकता है। और वैभव गलेरिया जी को भी हेल्थ सेक्रेटरी रख सकते हैं, एसीएस रख सकते हैं, क्योंकि वो अभी कार्यकारी प्रभार उन्हीं के पास है। दूसरा भी वो एक बार के लिए चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन वो प्रमोट होकर भी फिर एसीएस की पोस्ट पे आ जाएंगे, हेल्थ का सिस्टम संभाल लें। तो इस तरीके का भी इसमें संभव है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। प्रमोशन है लेकिन उनका 1 तारीख को 100% वैभव गलेरिया जी का, तो वो तय सा ही है। तो देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो साथियों इसके बाद आप देख लेते हैं हेल्थ सेक्रेटरी का सभी का भी ट्रांसफर उल्टे सीधे हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द संभावना है कि हर चीज में दिक्कत आएगी, हर चीज एक बार के लिए फाइलें इन्हीं के, जब मंत्रालय चेंज होता है तो 2 महीने तक कोई काम नहीं हो पाते, क्योंकि सारे तो अधिकारी चेंज होने लग जाते हैं। हर मंत्री अपने हिसाब से अधिकारियों को लाने लग जाते हैं, कभी किसी का ट्रांसफर, कभी किसी का कुछ, सारा उतल पुतल हो जाता है। उसके बावजूद हमारे इतने काम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। रजिस्ट्रार भी चेंज होंगे, आरएचएस आरएनसी कोई भी चेंज हो सकते हैं, आरपीएमसी सभी। अभी रजिस्ट्रार हुआ, देखते तालमेल बैठता नहीं है, बैठता है, सारा उल्टा पुल्टा होगा। तो साथियों देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लेकिन अब वेटिंग का जो है 1 से 3 का हमारे लिए इन्होंने आश्वस्त किया था, तो हम लोग अगर 3 तक नहीं होता है तो 5 या इसके आसपास बड़े आंदोलन पे बैठेंगे और जबरदस्त आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन हमारा जारी है क्रांति मार्च के रूप में, हर जिलों में जिला कलेक्ट्रेटों पे भी जा रहे हैं, और उन कलेक्ट्रेट को भी ज्ञापन दे रहे हैं, और कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम, ताकि वो मैसेज जा सके कलेक्टर तक और चिकित्सा मंत्री तक। तो साथियों इसी तरह से आप लोगों के लिए भागदौड़ करते रहे तो शायद अपनी सारी मांगे पूरी होंगी। बहुत जल्द हमें सीएमओ में भी बुलाया जाएगा और वार्ता भी होगी मुख्यमंत्री की यहाँ भी बहुत जल्द। आप लोगों से मैं गारंटी देता हूँ अगले सप्ताह में हो सकता है हमारी मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो। तो साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, साथ बनाए रखोगे तो सब कुछ होगा, और नहीं साथ बनाओगे, कोई 2-4 लोग हैं उन जो ऊपर नीचे बातें करते हैं, उनका इलाज भी बिठाना शुरू कर दो। अगर मुझे सब सच्चा स्वागत करते हो, सच्चा दिल से चाहते हो, तो इनका इलाज भी करना शुरू कर दो। 1-आध लोग ही हैं, वैसे ज्यादा नहीं होते हैं, अपने तो सारे लोग साथ हैं, एक तरफा फील्ड मजबूत है। तो साथियों नेक्स्ट नंबर वेटिंग का था, वेटिंग की मैंने बताई दी। अगर वेटिंग जारी नहीं होती है तो महापड़ाव की तैयारी हमने कर ली है। पूरे राजस्थान में जो क्रांति मार्च जा रहा है उसमें मेन मैसेज जा रहा है, वेटिंग का भी हमने उसमें स्पेशल डाल रखा है पॉइंट।
और वो मैसेज जा रहा है हर एक कलेक्ट्रेट पर। वेटिंग वाले साथी भी अगर मिलने आए तो मिलने जरूर आए सभी जिलों में। साथियों, स्पोर्ट्स के साथियों का समय लगेगा, अभी भी समय लगेगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जो भी बात बोलता हूं क्लियर बोलता हूं। स्पोर्ट्स में अभी भी समय लगेगा साथियों, क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी तक कुछ भी हलचल ढंग से एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उसमें दिल्ली जाना पड़ेगा वापस एक बार, और जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक उसका समाधान नहीं है संभव। बहुत जोर आ रहा है, न तो वहां से दिल्ली से अब तक आप लोगों का वेरीफाई होके आया फेडरेशंस का, ना 3-4 फेडरेशंस का जो बचा हुआ था वो अब तक नहीं आया। पीएच के जो साथी थे सीएचओ में, वो पीएच वाले जो रीमेडिकल वाले साथी हैं, उनको भी इस जो ब्रिज कोर्स का नया बैच शुरू हो रहा है इसके साथ ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जो जो उसमें से सेलेक्ट होके आएंगे सारे बच्चे, उन लोगों के लिए इसी में 1 जनवरी से ब्रिज कोर्स का समाधान हो जाएगा उनका 100%, और उनको इन्हीं के साथ ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और प्रयास यही है कि ये जो ब्रिज कोर्स का बैच शुरू हो, इसमें शायद वेटिंग का भी बैच शुरू कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग का बैच में ये है कि ज्वाइनिंग तो बाद में दी जाएगी, अभी ज्वाइनिंग इनके साथ नहीं मिल पाएगी उनको, क्योंकि उनका तो पूरा बैच चलेगा। लेकिन ये जो 20 लोग और 12-13 वो लोग और ये हैंडीकैप वाले साथी, इन तीनों का तो लेकिन इसी में ब्रिज कोर्स करवा के और इन लोगों को ज्वाइनिंग का समाधान कर दिया जाएगा। वेटिंग का इसके बाद होगा सारा सिस्टम, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अब मेन चीज आ जाइए सीएचओ की नई भर्ती पे, जो दिल्ली से हम बहुत जल्द करवा के लाएंगे। नियम संशोधन में लगे हुए हैं, प्रयास चल रहे हैं। आज मंत्री जी को भी हमने बताया कि आगे की भर्ती पुराने नियमों से ही की जाए, जिससे पुराने बेरोजगारों को भी मौका मिल सके। जो युवा पुराने जो डिग्रियां करके डिप्लोमे करके बैठे हैं, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, तो बहुत, क्योंकि जीएनएम तो वैसे ही बेचारा कभी एम्स से इनसे सभी से वैसे ही बाहर करने के प्रयास हो रहे हैं बार बार। उनको सीएचओ में मौका मिला था, उनको रोजगार का मौका मिला था, सरकारी नौकरी लगने का मौका मिला था, तो वो लगातार मिले, जिससे मेरे साथियों का भला हो सके। हमने एक नई मांग सीसीएच की रखी है साथियों, आपको बता दूं, जितने भी नर्सिंग के साथी हैं जो नई भर्तियों का इंतजार भी कर रहे हैं, जो 20,000 न्यूनतम सैलरी के लिए भी हम लोग हर जगह पे जिलों में कलेक्ट्रेटों पे मांग रख रहे हैं। इसी में क्रांति मार्च में ये भी मुद्दा है हमारा, 20,000 न्यूनतम सैलरी तो कम से कम नर्सेज की होनी चाहिए, पैरामेडिकल वाली स्टाफ की होनी चाहिए 18-19,000 सैलरी, इतनी फार्मासिस्टों की भी होनी चाहिए। इस तरीके से सभी के लिए जो समान कार्य समान वेतन के अनुसार हर एक व्यक्ति की जितनी सैलरी होनी चाहिए, वो न्यूनतम सैलरी के हिसाब से भी ये चल रहा है पूरा। इसमें ये भी मैसेज जा रहा है सभी के पास अच्छे से, मुख्यमंत्री तक, आप चिंता मत करो, सभी का पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। तो साथियों, इसको डरे को सुधारने के लिए नर्सिंग के लिए एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि सीसीएच के लिए कॉलेजेस खोले जाएं राजस्थान में भी और पूरे इंडिया लेवल पे। तो सीसीएच की जो कॉलेजेस हैं ये खुल भी रही है काफी जगह पे, जहां से ब्रिज कोर्स करवाया जाता है अलग से 6 महीने का, बीएससी नर्सिंग के बाद या जीएनएम के बाद, तो उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए। और ब्रिज कोर्स करवा के अलग से और उन सभी साथियों को कहीं भी क्लिनिक खोलने का मौका दिया जाए, जिससे हमारे साथी और ज्यादा सुदृढ़ कर सके इस चिकित्सा सेवा को, चिकित्सा स्वास्थ्य को, पूरे सिस्टम को, जनता के स्वास्थ्य का ढंग से देखभाल कर पाए। वो क्लिनिक खोलें और उनको बेसिक दवाइयां लिखने का अधिकार और मिल जाए जल्दी से जल्दी, उनको प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार तो कम से कम दें, अभी लिखने का नहीं दे रहे हैं तो कैसे भी करके सीसीएच करते ही 6 महीने तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बाद के लिए कॉलेजेस राजस्थान में खोले जाएं, जिससे मूलभूत तरीके से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। साथियों, इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्ती के लिए भी हमारी बात हुई। नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्ती के लिए स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय ही है, हालांकि राजस्थान में अभी तक नाम, लेकिन फिर भी नर्सिंग ऑफिसर बोल रहा हूं मैं। नर्सिंग ऑफिसर के जो साथी हैं उनके लिए जल्द खुशखबरी आएगी, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन हमें जारी करवाना है, उसके बाद ही हम भर्ती निकलवाएंगे, उससे पहले भर्ती नहीं निकलवाएंगे साथियों, क्योंकि हर बार पहले भर्ती निकलवा लेते हैं और उसके बाद नियम चेंज होते हैं तो ये दिक्कत आती है। और संविदा पे लगे हुए जितने भी साथी हैं उनको डायरेक्ट कैडर बनाकर परमानेंट करने के लिए आज हमने उनसे बोला, तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है, इस प्रोसेस को, ये भी हमने उनको आज कुछ चीजें बताई है। लेकिन उनसे हमने 1 सप्ताह का समय मांगा है कि जो संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं उनको डायरेक्ट किस तरह से नया कैडर बना के उनको परमानेंट किया जा सकता है। इसके लिए हम उनको काफी चीजें और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाएंगे, मंत्री जी को भी करवाएंगे, विभाग को भी करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हेमंत गेरा जी जो है कार्मिक विभाग के, वो ही नए कैडर जैसे बनता है तो उसके लिए पूरे रूल्स और रेगुलेशन और पूरे सिस्टम जो नियम, भर्ती नियम होते हैं वो सारे वहीं से बनते हैं। तो हेमंत गेरा जी उसके सेक्रेटरी अभी कार्मिक विभाग के, वहीं से बनेंगे रूल्स भर्तियों के लिए जो बनते हैं, तो उनसे हम लोग वापस मिलेंगे और उनको 6-7 दिन के अंदर अंदर पूरे दस्तावेज सौंपेंगे कि किस तरह से एक नए कैडर बना के उन लोगों को डायरेक्ट परमानेंट किया जा सकता है। इस तरह के हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि काफी समय से जो संविदा पे साथी जो 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं 7-7 हजार 6-6 हजार में, उनका दर्द भी देखा नहीं जाता साथियों, उन सब वो भी बिल्कुल ही रोने लग जाते हैं, कहीं तो इतना दुख होता है मेरे साथी लोग। तो उनका भी जैसे प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों का भी करवाया अपन लोगों ने, तो इसी तरह से सभी का करवाएंगे।
प्रयोगशाला सहायक वाले साथी जो है उनमें से कुछ साथी वंचित रह गए, जो रियल में एलए के लायक एलिजिबल थे, उसके बावजूद वो लोग वंचित रह गए। उन सभी साथियों के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। मैं मिला हूं अधिकारियों से, मंत्री से भी मिला हूं, जल्दी इसका समाधान होगा, आप चिंता मत कीजिए। अखिल अरोड़ा जी से भी मैं मिला था इन सभी मैटर्स में। लगातार आधे पौन घंटे से पहले हम लोग कमरे में से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ये मान लो कि हर मुद्दे पे हमारी अच्छी विस्तृत चर्चा हो रही है, समाधान होने के कगार पे हैं सारी चीजें धीरे धीरे। इसी वजह से बड़ी वार्ताएं हो रही हैं। वैभव गलेरिया जी से भी काफी देर की वार्ता हुई थी। साथियों जल्दी एक खुशखबरी आएगी, आप चिंता मत करो, उसी में लग रहे हैं। अपने को 70% काम निपटा दिया था, लेकिन अब जो 30% पेंडिंग रह गया था वो भी कर रहे हैं। प्लस दूसरा, कोर्ट में भी जल्द से जल्द एक केस और बचा हुआ है इस मामले में, वो एक केस और पेंडिंग है छोटा सा, वो केस और अगर सोल्व हो जाए तो जल्दी से जल्दी जो खारिज करवाए थे अपन ने फर्जी लोगों के, वो उसके ऊपर लिस्ट आ पाएगी। वो लिस्ट अभी इसलिए नहीं आ पा रही कि उसका जो एक केस हो गया है, तो उसमें 61 लोगों का, जैसे रेडियोग्राफर में आ गया, जो कोर्ट से रिट लग गई थी, तो कुछ सीटें उसमें रिजर्व हो गई। उस चक्कर में उन पे क्लियर तरीके से अभी तक सूची जारी नहीं हो पाई है। उन पे जल्द से जल्द अपन सूची जारी करवाने का काम करेंगे, जिससे क्या है, नए जो साथी असिस्टेंट रेडियोग्राफर में कुछ साथी लोग बच गए और लैब टेक्नीशियन बच गए, उनको जल्द से जल्द रोजगार मिलने का काम हो। और जो चयनित थे उनकी जो है कल चॉइस की लिस्ट निकाली दी गई थी, मैंने पिछले सप्ताह में आपको वीडियो में बता दिया था कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसके लिए फॉर्म, चॉइस फॉर्म खोले जाए, तो वो चॉइस फॉर्म खोलने की अपनी बात भी हो गई थी, 2 दिन पहले भी बोला था। और मैंने हर एक जहां भी मैं भाषण दिया है वहां पे जरूर बोला है, लगभग हर एक जगह पे, कि भी चयनित जो चयनित एलटी और एआरजी वाले साथी है जिनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए, जो बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है, गवर्नमेंट कॉलेजों से, जैसे वो भी जो उनको अभी रोक रखा था, तो उन सभी साथियों को अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए हमारी भागदौड़ चल रही है और जल्द से जल्द उन्होंने 10 जनवरी से पहले इन सभी को ज्वाइनिंग देने का वादा किया है हमसे आज मंत्री जी ने, कि भाई जो चॉइस भरवा रहे हैं अभी 3 दिन का टाइम, ये जो समय दिया गया है ये समय है, फिर 10 जनवरी से पहले हम इनको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे, ऐसा मंत्री जी ने आज कहा है, हमें वादा किया है। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। और 10 जनवरी से पहले ही, हालांकि जो वंचित रह गए उनका भी कुछ ना कुछ समाधान करने का उन्होंने कहा है, देखते हैं अब उसमें क्या रहता है। साथियों सीएस साहब से भी इस मैटर पे, विषय पे चर्चा होगी अभी, आप चिंता ना करें। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमारी चर्चा होगी जल्द सभी मैटर्स पे। साथियों इसके अलावा जो मेरे साथी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं पैरामेडिकल की, उन सभी साथी, ईसीजी के दोनों हो ही गए, ज्वाइनिंग हो ही गई मेरे साथियों को, दोनों को, राहुल और दिव्या को बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। लेकिन जो 3 साथियों को मिली है उसमें ज्वाइनिंग, अब साथियों जो नई भर्तियां हैं उनके लिए, और जो कैडर्स हैं, ओटी टेक्नीशियन हो, ब्लड बैंक हो, टेक्नीशियन हो, नेत्र सहायक हो, इनके लिए फाइलें चलवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बार बार ये जो मंत्री मंडल चेंज होने की वजह से जो अधिकारियों का तबादले हो रहे हैं, अधिकारियों के उल्टा सीधा हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो इससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन फाइलों को मजबूती से और आगे बढ़ाएंगे। और नई भर्तियां जो पैरामेडिकल की, आप चिंता ना करें, आपकी 800 तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की आज से 8 महीने पहले मैंने पूरी फाइल चलवा के पूरा काम करवा लिया था। 8 महीने पहले मैंने बता दिया था कि मैं नई भर्ती और लेके आऊंगा। अभी हमने तो पिछली भर्ती को सिर्फ 45 दिन में पूरा करवाने के लिए रोहित कुमार सिंह जी से लिखवा लिया था। पहली बार किसी भर्ती में लिखा गया होगा कि भी 45 दिन में इस भर्ती को पूरा करना है, पिछली भर्ती के लिए। तो सोचो, सारा कुछ करवाया था लेकिन 45 दिन में होने नहीं दी, कुछ लोगों ने राजनीति घुसेड़ दी उसमें, और वो राजनीति की वजह से आज ये हालात हुए कि नहीं तो सीएचओ सिर्फ 6 महीने में अपन पूरी करवा लाए। साथियों राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती और इतने कम समय में पूरी हुई, आज तक कोई पूरी नहीं हुई। तो साथियों इसी तरह से अब जो आगे की जो भर्तियां हैं, जो पैरामेडिकल की जो आगे की भर्तियां, वो जल्द से जल्द निकलवाएंगे। और इसी तरह से निकलवाएंगे कि 60 दिन में पैरामेडिकल की अगली भर्ती पूरी होनी चाहिए, और कम से कम भर्तियों की संख्या 1200 से 1150 से 1200 तो रेडियोग्राफर में करवाएंगे, और 1250 से 1300 के करीब लैब टेक्नीशियन में कराएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, कैसे भी करके कराओ, भाग दौड़ करके कराओ। अगर इनमें से कुछ भर्तियां पहले वाले आपको ये लग रहा होगा कि इनमें से भर्तियां छांट के उनको दे देंगे छोटी मोटी, तो अगली भर्ती में दिक्कत आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी। आप लोगों को भ्रामकता फैलाते हैं लोग, बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100% आप लोगों का समाधान होगा, और आगे वाली जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द आएंगी, और सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से आएंगी। आप लोग तैयारी शुरू कर दो, जल्दी इसका सिलेबस पूरी तरह से एग्जैक्ट सिलेबस आप लोगों के लिए जारी कर देंगे, आप टेंशन मत लो। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सिलेबस आ रहा है, और मैं वो सिलेबस डाल दूंगा बहुत जल्द अपनी तरफ से, तो चिंता ना करें। जल्द से जल्द लिखित परीक्षा से भर्तियां आ रही है, तैयारी शुरू रखो साथियों। जो वैध होगा उसके बाद चाहे आउट ऑफ स्टेट से कोई फर्जी डिग्रियां बनवा के लाए, चाहे डिप्लोमे बनवा के लाए, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्रियां करके आए, कहीं से करके आए,
कोई किसी की कोई वो नहीं आएगी, क्योंकि जिसमें योग्यता होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो अयोग्य होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। लिखित परीक्षा में साफ सीधी बात यह है। नहीं तो मेरिट आधार पे तो आपको पता है ज्यादातर फर्जीवाड़े ही होते नजर आते हैं। एसओजी में अगर मैं मुकदमा दर्ज करा के फर्जियों को बाहर नहीं करवाता तो शायद उस भर्ती में भी अन्याय ही होता सभी के साथ। साथियों, इसके बाद जो है नर्सिंग ट्यूटर की जो भर्तियां हैं उनके लिए स्पेशल बता देता हूं मैं। नर्सिंग ट्यूटर के जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे प्रिंसिपल्स भी हैं, साथी लोग हैं जो कॉलेजों के काफी प्रिंसिपल हैं और वो भी वेट कर रहे हैं काफी समय से भर्तियों के लिए। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एमएससी नर्सिंग और प्लस एक्सपीरियंस ले लेके बैठे हैं काफी, लेकिन उनको आज भी इतनी सामना करना पड़ता है, इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी उन लोगों को अब तक उसमें फायदा नहीं मिला। उनकी पीएचडी हो गई, उनको अब तक भी कोई फायदा नहीं मिला सरकार द्वारा, वो अपने ही दम पे सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आज हम रेगुलर हमारी चर्चा हुई। आज पिछली बार अखिल अरोड़ा जी से मैं मिला हूं तो उस दिन भी यही कहा था कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का सिस्टम पूरा का पूरा आप अलग करके इनके पदों पे जल्द से जल्द भर्ती कराएं। 324 के करीब भर्तियों पर हमारी सहमति भी बन गई थी, क्योंकि ज्यादा बनी थी, 950 के करीब भर्तियां ला सकते थे हम, लेकिन वापस डीपीसी से इन्होंने उनको भर दी थी। कुछ एक पे डेपुटेशन पे लोग घुस जाते हैं। तो 324 भर्तियां तो एकदम क्लियर है। और नई मेडिकल कॉलेजेस जो खुली है उनके लिए भी अभी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स नहीं आएंगे तो क्वालिटी कहां से आएगी। तो अभी इन्होंने ऐसे ही चला रखा है, वहां पे टीचर्स की कमी है, नर्सिंग ट्यूटर्स की भी, प्रोफेसर्स की भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, हर कॉलेज में ये दरकार है। उसके बावजूद ये लोग नहीं निकाल रहे, तो तुरंत प्रभाव से सरकार इन पे भर्तियां कराए, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत है। और आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हो हल्ला ज्यादा नहीं कर रहे हैं, गुपचुप में हम सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नर्सिंग ट्यूटर की और इन सभी की भर्ती को रोकने के लिए जो डेपुटेशन वाले कुछ साथी हैं वो कर्मचारी नेताओं के साथ लग के इनको रुकवाने का प्रयास करते हैं। तो आप चिंता ना करें, हम लोगों ने गुपचुप रूप में काफी हद तक पॉजिटिव काम कर लिया है और बहुत जल्द हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे इसमें, और बड़े स्तर पे भर्ती निकलवा के ला रहे हैं। 46 भर्तियां आरयूएचएस की भी बहुत जल्द आ रही हैं, उसके लिए भी हम रजिस्ट्रार सर से परसों मिले थे। जल्द से जल्द समाधान होगा। सीएस साहब से मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, मंत्री जी से भी मिले, अखिल अरोड़ा जी से भी मिले थे, वैभव गुलेरिया जी से भी मिले थे। तो साथियों, इसके बाद आप आ जाइए, डेंटल की जो कुछ भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द निकलवा रहे हैं। 380 के करीब पोस्ट हैं, उनको काफी समय हो गया, निकलनी चाहिए थी, अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आखिरी जो एमओ की भी नहीं भर्ती है, एक वेटिंग एमओ की और निकलवा रहे हैं हम लोग। कोशिश है कि भी एक वेटिंग की जो पहले वाली भर्ती है उसमें फिर से पद खाली हो गए थे, एक छोटी सी वेटिंग सूची और जारी हो और नई एमओ की भर्तियां भी आए, और नई भर्तियां लैब ओटी टेक्नीशियन और नेत्र सहायक और बीबीटी की सभी की नई भर्तियां, ईसीजी टेक्नीशियन की सभी की नई भर्तियों के लिए लगातार जो साथी हमारे मेरे से कांटेक्ट में है, मैं उनसे वादा करता हूं कि अब हम बहुत पुरजोर तरीके से नववर्ष जो आएगा उसमें तहलका मचा देंगे और बहुत जल्द सबके लिए खुशखबरियां लाएंगे। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 100% जिस तरह से क्रांति मार्च ये चल रहा है हमारा सफल होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, और महारेला होगा। और हम तभी उठेंगे जब हमारे काम हो जाएंगे सारे के सारे, और हम जब बैठेंगे तो 10,000 20,000 लोग ही बैठेंगे। यह मैं आपको कहता हूं, कम से कम 20,000 लोग बैठेंगे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम। आप चिंता ना करें, हमारे 10 20 50 लोग बिठा के वहां पर पंच नहीं रचने हर बार की तरह। जो सिर्फ ये तो मीडिया का सपोर्ट रहता है थोड़ा, तो उनको फायदा मिल जाता है। नहीं तो मैं कह रहा हूं 10 20 50 लोगों को शायद मेरे हिसाब से तो आज तक कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। सरकारें कुछ समझती नहीं है, बड़े बड़े आंदोलनों को ही सरकारों ने नहीं पूछा। सरकारों ने किसान आंदोलन हुआ तो अपनी मर्जी से किया, 1 साल बाद किया, 1.5 साल बाद डिसीजन किया, अपनी मर्जी से किया। आंदोलनों का उन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। चुनाव के हिसाब से किया और किसी हिसाब से किया, वो अपनी मर्जी से करते हैं, आप सभी को पता है। तो दम इतना होना चाहिए, रणनीति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आंदोलन हमेशा सफल हो। और काम करवाने के तरीके होते हैं साथियों, आप किसी चीज में बिल्कुल अगेंस्ट होके भी काम नहीं करवा सकते। आप अगेंस्ट हो लेकिन उसमें क्लियर तरीके से, ये नहीं है कि आप सरकार के बिल्कुल ही पूरा मामला ही उल्टा पुल्टा करके फिर करवाना चाहते हो, तो वो भी संभव नहीं है। सब तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, तभी आंदोलन सफल हो पाते हैं। और सरकार को डर भी इतना खतरनाक होना चाहिए कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं, और हम कुछ भी सकते हैं। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो ये 100% हम कह रहे हैं, कुछ भी हद तक हम जा सकते हैं। तो इसलिए मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि फार्मासिस्ट जो भर्ती है उस भर्ती में आप लोगों ने बहुत परेशान कर लिया बच्चों को, अब और परेशान मत करो। हमारी रणनीति बन चुकी है फार्मासिस्ट साथियों के लिए। आज में हमारी मीटिंग थी सुबह, सारे साथी लोग आए थे, महेंद्र जी वगैरह, और जो अन्य साथी लोग थे, ओपी भाई आए थे, और भी साथी लोग हैं, जो काफी साथी लोग हैं जो काफी समय से मिल रहे हैं, सभी जिलों में भी मिले हैं सभी।
तो साथियों एक अच्छी रणनीति हमने तैयार कर ली है फार्मासिस्ट साथियों के लिए। जो लिखित परीक्षा से सारी की सारी भर्तियां कराने के लिए हमारा नोटिफिकेशन जारी होना है, सिर्फ उसी का इंतजार चल रहा है। उसके बाद पूरा काम क्लियर तरीके से हम लोग फार्मासिस्ट भर्ती को और मजबूती से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अल्टीमेटम सभा या घेराव, अल्टीमेटम घेराव हम लोग स्वास्थ्य भवन का कर सकते हैं। वो कभी भी अचानक आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि भरत बेनीवाल कोई भी अटैक करता है तो अचानक करता है और इतना खतरनाक तरीके से करता है कि प्रशासन को भी समझ में नहीं आता कि भी क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और फार्मासिस्ट वाले साथियों को ये सोचने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर बार ये सोचते हैं कि हम तो 50 से ऊपर इकट्ठे नहीं हो पाते, 60 से ऊपर इकट्ठे नहीं हो पाते। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि भरत बेनीवाल जिस दिन लेके चढ़ाई करेगा, मैं कह रहा हूं आपको, आज वादा करता हूं कि 200, 300, 400, 500 से नीचे तो किसी हाल में नहीं आएंगे। फार्मासिस्ट इतने तो मैं ही इकट्ठे करके दे दूंगा आपको। हर जिले में जा रहा हूं तो मैंने सभी को सक्रिय कर दिया है, मेरे टीम को भी, कि फार्मासिस्ट साथी जितने ज्यादा जुड़ सके उनको जोड़ा जाए और इस आंदोलन को मजबूती से खड़ा किया जाए। क्योंकि हम लोग भीड़ के आगे खड़े होकर भाषण देने वाले लोग नहीं है जैसे और लोग आते हैं। हम लोग भीड़ को तैयार करने वाले लोग हैं, हम यूनाइट करने वाले लोग हैं हमारे साथियों को। और वो भीड़ नहीं होती, हमारे वाले जो आते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं। एक एक बॉयज भगत सिंह होता है, एक एक गर्ल्स बहनें सारी की सारी लक्ष्मी बाइयां होती हैं। तो इतिहास ही रच के जाते हैं वो लोग। और हम अपनी अधिकारियों की लड़ाई में जीत ही दर्ज करके चलते हैं साथियों। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े स्तर पे आंदोलनों को किया जाएगा। जो ये लाइव था मेरा इसलिए कि भी लगातार हम लोग रोज मिल रहे थे। 33 जिलों में क्रांति मार्च किया जाएगा और हर जिले में क्रांति मार्च हमारा सफल रहेगा। नई विज्ञप्तियां हम लोग जल्द से जल्द जनवरी में बहुत सारी विज्ञप्तियां लेके आएंगे, जनवरी फरवरी में, जिसमें नर्सिंग भर्ती हो नई, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियन हो और बीबीटी हो, ओटी टेक्नीशियन हो, नेत्र सहायक हो, आपके ये डेंटल की हो, नर्सिंग ट्यूटर की हो, जितनी भी भर्तियां साथियों नर्सिंग से रिलेटेड लेक्चरर्स की, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स की, और जो मेडिकल कॉलेजेस में जो ऑफिस जितने भी प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी भर्तियां हो, चाहे सभी तरीके की भर्तियां हम लोग जल्द से जल्द निकलवाएंगे। और आरयूएचएस और आरएनसी के सारे सिस्टम चेंज करेंगे। कुछ एक चीज जो गलतियां हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में एक नई प्रॉब्लम आने जा रही है साथियों, आपको पहले ही बता देता हूं। जो रिन्यूअल की फीस बढ़ाई गई है आरएनसी में, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस बढ़ाई गई है, उसका मैं विरोध करता हूं। जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो पहले ही गलत अयोग्य व्यक्ति को बिठाया गया और वो पहले ही मतलब उल्टे सीधे काम करते आए और आज नए काम और कर दिया उन्होंने। अभी 2-4 दिन में ये मीटिंग कर रहे हैं कि भाई फीस बढ़ाने की बात चल रही है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म जो बच्चों के लिए रहता है 5,000 फीस होती है उनके लिए, उसमें भी 15,000 करने की तैयारी चल रही है, 20,000 करने की तैयारी चल रही है। 15,000 पे तो हम लोगों ने तो 5-7 कर देते, ज्यादा से ज्यादा 6-7 करते देते, कितना भी कर देते, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आरएनसी में, आरयूएचएस में जो फॉर्म फीस है इसका हम खुला विरोध करते हैं। जो फीस है वो इतनी बढ़ा रहे हैं तो ये बहुत गलत है, हम इसका खुला विरोध करते हैं। अगर जल्द से जल्द इस पे सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, मंत्री से भी हमारी बात हुई है, जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया तो बड़े स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। और रजिस्ट्रार साहब आप वैसे ही अयोग्य हैं कि वो जबरदस्ती में उड़ता तीर ले रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप आराम करके और तरीके से काम कर लो। हमने अब तक आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेचारे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ गलत करने का प्रयास करेंगे तो आपको इसमें कड़े विरोध का तो सामना करना ही पड़ेगा। और हमने तो परखच्चे उड़ाए हैं सीधे, आपको पता है। और आप चाहे कितना भी घमंड में रहते हो कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो वो, कोई भी लोग जो अधिकारी हैं मैं उनको खुले आम पे कहना चाहता हूं कि मैं तो वो, मैं तो वो। मैं कह रहा हूं जिस दिन मैं सामने आके बैठ गया ना, टॉयलेट चालू हो जाता है आप लोगों का और आगे भी हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि समझ जाइए, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको धमकी है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी वो हालत कर देंगे जो सोच भी नहीं पाओगे। निवेदन है आपसे कि आप किसी भी युवा साथी के साथ गलत ना करें, कोई गलत तरीके के नियम या फीस वृद्धि ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। खुली धमकी है मेरी इस फोन से, इस वीडियो के माध्यम से आपको। और ज्यादातर साथी लोग हैं जो एकजुटता बनाए रखें। मैं कह रहा हूं पूरा राजस्थान में वो हालत कर देंगे इन सरकारों की कि सरकारें हमारा काम करेंगी। कभी भी हमारे साथ शोषण नहीं हो पाएगा अगर हम लोग एकजुट रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका भाई लगातार इसी तरह से आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहेगा, इनकलाब पैदा करता रहेगा, क्रांति पैदा करता रहेगा और एकजुटता लाता रहेगा, ताकि पूरे राजस्थान में आज तक तो कभी ऐसे क्रांति मार्च हुए नहीं है और अब होंगे। जो लोगों को टेंशन हो रही है, आप टेंशन मत लो, बस आप लोग बस साथ बनाए रखो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना ताकि एक एक साथी तक
ये बात पहुंच सके मेरी, और आने वाले वक्त में किसी के साथ गलत शोषण नहीं हो सके। आप लोग साथ बनाए रखें, बस धन्यवाद। कुछ साथियों को मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, तो साथियों अब से मैं फोन उठाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मंडे से बहुत अच्छे तरीके से सारे फोन भी उठाए जाएंगे। आप लोगों की किसी की प्रॉब्लम, कई साथियों के मैं फोन नहीं उठा पाया, कुछ के काम भी रह जाते हैं पेंडिंग बेचारे छोटे भाइयों के, और मैं इतना बिजी रहता हूं कि उनके गिने चुने काम रह जाते हैं, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है आप लोगों के लिए। पर साथियों आप साथ दो, मैं आपको वादा करता हूं कि आपका पहले अगर कोई काम नहीं हो पाए तो आगे चल के हम लोग और सारे काम करवाएंगे, गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे, इतना आपसे वादा है। हम तो साथ ही दे सकते हैं साथियों, पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, तैयारियां तो आपको ही करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों। इनकलाब।